Hello students, welcome back to another video of economics, that is New Economic Policy 1991. Students, इस यूनिट की और इस सीरीज की 5 वीडियोस हैं. In first video you have already understood that what was the need behind New Economic Policy 1991. So this is the second video of the same series. So in this video we are going to understand about the components of New Economic Policy 1991. So in detail what we are going to learn in this video is about liberalization and the reforms under liberalization. So this is the second part of our series and the name of the series is New Economic Policy 1991. So let us start this second part. Now, what are the three components of New Economic Policy? There are three parts: liberalization, privatization and globalization. So we will start with first, that is liberalization. स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है. सबसे पहले आप लिबरलाइजेशन से मिलता जुलता वर्ड सोचो कि इससे क्या वर्ड बन रहा है. यस, लिबरलाइजेशन से जो वर्ड बन रहा है दैट इज लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. किसी भी इंसान को फ्रीडम कब दी जाती है? जब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लग जाएं. ऐसा ही होता है, कई बार घर में भी ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा देने से उसका एडवर्स इफेक्ट होने लगता है. तो बाद में पेरेंट्स ही कहते हैं कि चलो ठीक है यार, ये लो अपना फोन और तुम चला लो, ये लो लैपटॉप और तुम चला लो. क्यों? क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी कई बार नुकसान करती हैं. ओके, तो यहां पे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? 1951 से लेके 1990 तक जो प्लान बने थे वो प्लान पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं थे. क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके मैंने आपको रीजंस बताए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई तो उसमें जो नंबर 1 पहला पार्ट है लिबरलाइजेशन, उसका क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग से. फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्ट कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जितना कंट्रोल या जितने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उन सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करी गवर्नमेंट ने. क्योंकि गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के, और ये सोचना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो और हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, हम खुद इकोनॉमी का वेलफेयर करेंगे, हम इकोनॉमी की ग्रोथ करेंगे. ये गवर्नमेंट को बात जल्दी ही समझ में आ गई. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, अब हमें उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहिए. ये रेस्ट्रिक्शन बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर ही लगे हुए थे. किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे ये रेस्ट्रिक्शन अलग अलग तरह के थे. जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है अगर प्राइवेट सेक्टर को, तो उसके ऊपर पहला रेस्ट्रिक्शन कि तुम्हें लाइसेंस की जरूरत है. दूसरा रेस्ट्रिक्शन प्राइस कंट्रोल, कि आप इतना प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आपको प्राइस ये सोच करके फिक्स करना है. नंबर 3, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते या कम इंपोर्ट कर सकते हो. फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल, या आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर इरिटेट हो गया. गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे उस प्लानिंग पीरियड में, जो कि 1951 से 1990 के बीच का था. प्राइवेट सेक्टर इरिटेट होने लगा. तब एलपीजी पॉलिसी आई, जिसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन. सो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जो कंट्रोल्स और जो जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको हटाने की बात करी. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो सिर्फ यही नहीं थे, इसके अलावा भी थे. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स थे. देयर वर 5 रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, नंबर 2 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, नंबर 3 फिस्कल रिफॉर्म, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड नंबर 5 इज फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म. आपको बात समझ आ जाएगी सिर्फ हेडिंग देखकर ही. जैसे नंबर 1 है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में कौन सी रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करी होगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की गवर्नमेंट ने बात करी जो रेस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड गवर्नमेंट ने लगाए थे. जैसे नंबर 1 एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या सिस्टम किया कि चलो जो आपके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी लाइसेंस की, वो रेस्ट्रिक्शन हम हटाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन अभी भी लागू रहेंगे. जैसे सिगरेट, जैसे कि लिकर,
डेंजरस केमिकल्स या डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जिसको हर इंसान बना नहीं सकता। अगर हम बात करें लिकर की या सिगरेट की, इट इज हार्मफुल, बट गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि इन गुड्स के लिए आपको अभी भी लाइसेंस की जरूरत होगी, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लाइसेंस एबॉलिश, आप बिना लाइसेंस के या कम फॉर्मेलिटीज के साथ भी अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। गवर्नमेंट ने एक और किया, गवर्नमेंट ने कहा कि जो जो एरिया हमने रिजर्व कर रखे थे कि आप इतना यहां पे इस एरिया में प्रोडक्शन नहीं कर सकते या इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट ने हटा दी, उसको डी रिजर्व कर दिया, जिससे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी राहत मिली और प्राइवेट सेक्टर ने और प्रोडक्शन करना शुरू किया। थर्ड इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। थर्ड इज गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिमिट बढ़ा दी। पहले यह था कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो लिमिट भी हटा दी 1991 में अपनी एलपीजी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर में। और लास्ट में फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि अब आप इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स को भी। पहले ये रेस्ट्रिक्शन था कि मशीन्स वगैरह को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिया था। मशीन इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने की पूरी बात करी गवर्नमेंट ने कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब जब बात फाइनेंशियल की होगी तो बात पैसे की होगी। अब यहां पे फाइनेंशियल सेक्टर में कौन है? हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले गवर्नमेंट ने आरबीआई का रोल जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल था, उसको रिड्यूस किया। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, लेकिन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंडर में उसको बोला नाउ यू आर फैसिलिटेटर। क्या मतलब है इस बात का? एक लाइन में समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आरबीआई ही डिसाइड करता था कि कमर्शियल बैंक पब्लिक से जो इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पे, उसका रेट क्या रखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आरबीआई इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो उसका रोल कम कर दिया, पहले रेगुलेटर था, अब सिर्फ फैसिलिटेटर। सेकंड इज फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स को भी बोला आने को कि प्राइवेट बैंक्स भी आ सकते हैं, और जितने भी अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं या फाइनेंशियल बैंक्स, जितना भी सेक्टर बाहर का है, अगर वो भी हमारे यहां आना चाहे तो उसको भी आने की पूरी परमिशन दी। तो लिबरलाइजेशन में सेकंड पार्ट जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, उसमें गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि फॉरेन प्राइवेट बैंक और ज्यादा आ सकते हैं, और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी फ्रीडम दी कि आप भी बाहर से आकर के हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहां पर भी लिबरल हुई। नंबर 3, फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म दो पार्ट में समझा जा सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फिस्कल रिफॉर्म। अब फिस्कल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने देखा कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। सो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी कम किए, जिससे लोगों को भी राहत मिली, बिजनेस यूनिट्स को भी राहत मिली। और नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडरेशन इन टैक्सेस। जैसे आपने अभी देखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो अपने आप में एक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल रिफॉर्म में दो चीजें करी थी, एक टैक्स को कम किया था और दूसरा टैक्स सिंपल किए थे। ऐसा कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम हटा दिया था जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। यहां पर भी गवर्नमेंट लिबरल हुई। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने कर दिया डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है? जब अपनी करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट खुद घटा दे तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। आई रिपीट, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट में दो सिस्टम होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक थर्ड सिस्टम भी होता है, उसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स सिस्टम में क्या होता था कि $1 के बदले कितना हमें इंडियन रुपीस देना पड़ेगा, ये रेट कौन डिसाइड करता था? पहले ये रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। $1 के बदले कितना रेट हमें देना पड़ेगा, कितना प्राइस देना पड़ेगा, ये डिसाइड गवर्नमेंट करती थी। लेकिन आजकल ये डिसाइड अपने आप हो जाता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी इंडिया में, उतना डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा।
आपने कई बार सुना होगा कि डॉलर पहले 50 रुपए का था, फिर डॉलर 60 रुपए का हो गया, फिर डॉलर 70 रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत क्यों बढ़ी? अरे बड़ी सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागेंगे वो महंगी हो जाएगी। अब सब लोग अगर यहां से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने लगेंगे तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा? जिस देश में वो जाना चाहते हैं उस देश की करेंसी उन्हें लेनी पड़ेगी। तो अगर उस देश की करेंसी लेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी। ऐसा अब होता है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट अपने आप फ्लक्चुएट करता है। लेकिन पहले जो सिस्टम चलता था उसका नाम था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हम बात उसी सिस्टम की कर रहे हैं। 1991 में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई तो उसके अंडर में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया। अगर हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब हमें फॉरेन करेंसी जो है उसके मुकाबले हमें अब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज पहले डॉलर 70 रुपीज का था, पहले डॉलर 70 रुपीज का था, अब डॉलर 80 रुपीज का हो गया। अगर डॉलर की कीमत बढ़ी है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हुई है। तो उस समय गवर्नमेंट ने खुद डीवैल्यूएशन किया। क्यों? क्योंकि डीवैल्यूएशन जब होता है तो किसी भी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। तो उस समय डीवैल्यूएशन करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाए और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे हमें इनकम और मिलेगी। सेकेंड पार्ट इज एक्सचेंज रेट लेफ्ट टू दी फ्री प्ले। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया, फिर ये सिस्टम कन्वर्ट हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। एंड फोर्थ वाज दिस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड द लास्ट इज फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। अब ये फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड सबसे सिंपल है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। गवर्नमेंट ने इसमें 3 चीजें करी, फिर से लिबरल हुई गवर्नमेंट, फ्रीडम दी। किन चीजों की? टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए और जितना इंपोर्ट करते थे हम लोग उस पर कोटा डिसाइड होता था, एक लिमिट होती थी कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने 1991 में लिबरलाइजेशन के अंडर में ये इंपोर्ट का कोटा भी रिड्यूस किया कि अब आप और ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी, जो प्रोडक्ट इंडिया से बन करके बाहर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता था उस पे जो टैक्स लगता था गवर्नमेंट ने वो टैक्स भी कम कर दिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट लिबरल हुई। गवर्नमेंट 5 पार्ट्स में लिबरल हुई। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर, नंबर 2 फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 3 फिस्कल रिफॉर्म, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज एंड नंबर 5 फॉरेन ट्रेड। तो 5 सेक्टर में गवर्नमेंट लिबरल हुई थी 1991 में अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी। So this was the second video of this series. Now in the another video, in the third video of the same series, you will understand in detail about the privatization and merits and demerits of that. So stay tuned and please subscribe the channel. Thank you so much.